साहब, ये आपका चश्मा ये गिर गया था यहाँ। ओ भाई साहब। आसपास देखो, कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए। ये गन यहाँ पर पड़ी मिली थी। इसका लाइसेंस नंबर चेक करो और देखो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर इस अन्य आदमी के सिवा कोई गवाह नहीं यहाँ पे। भागते वक्त खूनी से टकराया था शायद। तो तुमने खून होते हुए देखा है? नहीं, वो टकराया था मुझसे हड़बड़ी में। खूनी तुमसे टकराया था? अब पता नहीं, शायद। क्या कर रहे हो यहाँ तुम? क्या नहीं तेरा काम हो रहा है यहाँ? चलो यहाँ से, उसको भगाओ इधर से। क्या बोलना, जल्दी बोलो। क्या? सर ये आदमी गूंगा और बहरा है, ना ही कुछ बोल सकता है ना ही सुन सकता है। तुमने कुछ देखा है? क्या देखा है? खूनी को देखा है? तो बंदूक का डिटेल्स मिल गया, ये उनका फोटो। तुम इससे देखोगे तो पहचान जाओगे? यही था। तुम उसे टच करोगे पहचान जाओगे? जी हाँ। हवलदार, गाड़ी निकालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी वेल सर। सर मिस्टर रुपेश बजाज का फोन आया था, बहुत परेशान लग रहे थे। हाँ, क्यों? सर कह रहे थे कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो उनको 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हद करता है रुपेश भी। कितनी बार उसे समझाया कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, डिवोर्स लॉयर नहीं। तलाक का केस नहीं लड़ सकता, समझता ही नहीं। पुराना दोस्त है मेरा, लेकिन इसमें मैं कैसे सहायता कर सकता उसकी? रुपेश, तेरी ही बात हो रही थी यार। तू समझता क्यों नहीं कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ? डिवोर्स केसेस केडी, अब ये डिवोर्स केस नहीं रह गया है, क्रिमिनल केस हो गया है। मेरी पत्नी का खून हो गया है और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। प्लीज मेरी मदद करो। फोन ले लो इसका। चलो। रुपेश, क्या हुआ सर? केडी, मैं सच कह रहा हूं यार, मैंने ये खून नहीं किया है। मैंने रेणुका को नहीं मारा है। तू कैसी बातें कर रहा है रुपेश? तुझे बरसों से जानता हूं मैं जानता हूं तू हत्या नहीं कर सकता। तुम बैठ। देख अब्बा, तुझ पर आरोप तो लगाया गया है, मुकदमा तो लड़ना पड़ेगा। तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं निर्दोष है, मैं साबित भी करूंगा अदालत में। लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए मुझे जानकारी चाहिए। ये बता कि अचानक ये लड़की तेरे जीवन में आई कैसे? तू तो जानता है केडी, ये मेरी दूसरी शादी थी। मोहिनी के मरने के बाद मैं एकदम अकेला हो गया था और अपने आप को पूरी तरह काम में मसरूफ कर लिया। ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, 10 साल अकेला रहा। फिर अचानक एक दिन ऑफिस की पार्टी में मेरी मुलाकात रेणुका से हो गई। हम जल्दी एक दूसरे के काफी करीब आ गए।
जल्दबाजी में ही हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। पर शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए मुझसे शादी की थी। आखिर तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों? बताओ मुझे। देखो रुपेश, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। चेक निकालो और साइन करो। नहीं, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। देखो, या तो तुम पैसे दे दो या फिर क्या? अलग हो जाते हैं। डिवोर्स रुपेश, लेट्स गेट सेपरेटेड। उसकी तरफ से प्यार तो शायद शुरू से ही नहीं था और हमारे झगड़े दिन ब दिन बढ़ते गए। बेमतलब की लड़ाइयां हर रोज, हर वक्त। फिर एक दिन उसने मुझसे तलाक मांगा और साथ ही साथ मेरी आधी जायदाद। आधी जायदाद किस बिना पर मांग रही थी वो? तलाक तो उसने मांगा था। शादी से पहले एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे वादा कर दिया था कि मैं उसे आधी जायदाद की मालकिन बना दूंगा। बस तब से अब तक वकीलों के चक्कर काटता फिर रहा हूं। ये बता कि उस दिन हत्या के दिन क्या क्या हुआ था? रेनू कहा तेरे बंगले पे कैसे, तू कहाँ था, ये सब बता। उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझे फोन पर कहा कि कुछ जरूरी बातें करनी है। फोन पर बताने को तैयार ही नहीं थी, तो मैंने उसे वहां आ जाने के लिए कहा। तूने बुलाया था उसे बंगले पे? हाँ, पर मैं वहां गया ही नहीं था। ये खून मैंने नहीं किया है केडी। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। केस तो तेरा पेचीदा है रुपेश, पर तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तू निर्दोष है और तेरे दोस्त केडी पाठक के होते हुए किसी निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। योर लॉर्डशिप, ये पैसा बहुत गंदी चीज है और जिस आदमी को इसकी लालच हो जाए, ओहो हो, उसके सामने तो रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं है। पैसा एक आम आदमी के लिए जरूरत है तो रईस के लिए शौक होता है। हमारे आज के इस केस में इस बात पर खास ध्यान दिया गया, नजर डाली गई कि पैसे के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और मिस्टर रुपेश बजाज ने पैसे के लिए अपनी पत्नी का खून कर दिया। योर लॉर्डशिप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मुकदमा अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ और अभियोग पक्ष महोदय मेरे मुवक्किल पर दोषी होने का आरोप लगा रहे हैं। रुपेश जी और रेणुका जी का विवाह विच्छेद होने वाला, किंतु ये ऐसा कानूनी रीत से करना चाहते थे, हत्या करके नहीं। ये एक अच्छा वकील नियुक्त करना चाहते थे, इसी कारण से ये मेरे पास भी आए। ये वो हथियार है, रजिस्टर्ड हथियार, जिससे कि वो कत्ल हुआ है और ये हथियार जनाब रुपेश बजाज साहब के नाम रजिस्टर्ड है। राइट हुजूर, मेरे पास ये कुछ सबूत हैं, ये कागजात हैं जिस पर इनकी उंगलियों के निशानात भी पाए गए हैं इस हथियार पर। ये मैं आपकी नजर करता हूं। ये मेरा ही रिवॉल्वर है, पर मैं नहीं जानता कि ये मौका वारदात पर कैसे पहुंचा। एक बार मेरी गाड़ी में से सामान चोरी हुआ था, तो उसके बाद से मैं ये सिक्योरिटी के तौर पर रखने लगा हूं, लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। योर ऑनर, इनका रिवॉल्वर घटनास्थल पर कैसे पहुंचा इसके तो अनेक रास्ते में निकाल सकता हूं। तो ओके, एक मिनट। तो फिर जनाब केडी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? योर ऑनर, ये रुपेश जी के बंगले की चाबियां हैं जहां पर रेणुका जी का खून हुआ था। क्यों रुपेश जी, ये आपके बंगले की चाबियां हैं ना? जी हाँ, ये मेरे ही बंगले की चाबियां हैं, पर मैं बहुत महीनों से वहां गया नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ रखी थी। योर ऑनर, रुपेश जी का पूरा ध्यान इनके काम में रहता था। ये छोटी छोटी चीजें, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ रखी हैं, गाड़ी कहाँ पार्क की, ये अक्सर भूल जाया करते थे। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं रुपेश जी की सेक्रेटरी लीसा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये कुत्ता अदालत में क्या कर रहा है? हवलदार, इसे बाहर निकाल दीजिए। योर ऑनर, ये मेरा है, मैं देख नहीं सकता ना, तो यही मेरा सहारा है, लेकिन ये पूरी तरह ट्रेंड है मेरे साथ रहने के लिए। योर ऑनर, ये इस केस का बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है।
इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज मुझे इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये रहेंगे तब तक ये कुत्ता भी रहेगा। मैं इसे संभाल लूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसे यही रहने दीजिए प्लीज। और अगर परेशानी हुई तो मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कार्रवाई आगे बढ़ाइए। रीजा जी, आप रुपेश जी की सेक्रेटरी हैं। कैसे बॉस हैं रुपेश जी? बहुत अच्छे हैं। 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन मेरे इंटायर करियर में इनके जैसा अच्छा बॉस मैंने कभी नहीं देखा। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई बदतमीजी नहीं। सुना है कि इन्हें और इनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी को अभी ने मिलाया था इन दोनों को। जी, यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रेणुका बहुत खुदगर्ज थी, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नहीं मतलब फिर कैसे जानती थी आप इनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी को? वो एक्चुअली मैं और रेणुका एक पीजी में साथ रहते थे। वो तभी एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी। कुछ ही दिन में हम दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती में रेस्टोरेंट्स, डिस्को, पार्टीज, कॉफी वगैरह। सहेली थी आपकी रेणुका। तो रेणुका को रुपेश जी से आपने कब मिलाया, कैसे मिलाया? एक्चुअली एक शाम हमारे ऑफिस में पार्टी थी। रेणुका उस दिन घर पे थी तो मैंने सोचा उसे भी ले चलती हूँ। बॉस ने रेणुका को देखा और देखते ही उनसे प्यार करने लग गए और देखते देखते दोनों की शादी हो गई। सच बोलो तो उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मेरे बॉस और मेरी बेस्ट फ्रेंड, इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। योर विटनेस प्रोसिक्यूशन। पर धीरे धीरे मिस्टर रुपेश बजाज बदलने लगे। रुपेश जी बात बात पर गुस्सा होने लगे और एक पॉइंट पर आकर इतना गुस्सा हुए कि इन्होंने अपनी ही गन से अपनी बीवी रेणुका का कत्ल कर दिया। नहीं नहीं सर, रुपेश सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, माना कि शादी के कुछ ही दिनों में दोनों में दरारें पैदा हुई और लोगों ने भी ये जान लिया था, लेकिन रुपेश सर इन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी गलती नहीं थी। रुपेश सर बहुत अपसेट थे। इतने पैसे किस लिए चाहिए? डिवोर्स? अब डिवोर्स की बात कहां से आ जाती है? जो करना है करो। आपका क्या मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते? वो औरत मेरी आधी जायदाद मुझसे छीनना चाहती है। पर सर, आप ही ने तो उन्हें यह हक दिया है। यह एग्रीमेंट आप ही ने तो साइन किया है। वो एक छोटी सी गलती थी और एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। पूरे 50 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, कुछ करो। आई एम सॉरी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लगता है केडी के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। योर ऑनर, शादी के कुछ ही दिनों बाद मिस्टर बजाज परेशान रहने लगे। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि रेणुका ने इनसे शादी की है इनके पैसे के लिए और पैसे ये देना नहीं चाहते थे। फिर इन्हें यह भी महसूस होने लगा योर ऑनर कि अगर तलाक हो गया तो हर महीने भारी रकम रेणुका को खर्चे के लिए देनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने उस तकलीफ को जड़ से ही खत्म कर दिया, यानी रेणुका का कत्ल कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है। माना कि मैं उसके साथ खुश नहीं था, मगर मैंने उसका खून नहीं किया। मिस्टर बजाज, आप चुप रहिए। जब पूछा जाए तभी बोले। ये लॉर्डशिप, मैं इन्हीं के ऑफिस के पियन मिस्टर मयूर को यहां बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं ऐसे सुनवाई नहीं कर सकता। इस कुत्ते को बाहर ले जाइए। क्षमा कीजिएगा, ये कभी ऐसा नहीं करता है। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। जो भी हुआ है बाहर जाकर देखिए। जी, मैं लेकर जाता हूं इसे बाहर। मयूर। जी सर। कत्ल से एक दिन पहले तुम ऑफिस गए थे? जी,
वैसे तो मैं रोज 6 बजे तक घर निकल जाता हूँ, लेकिन उस दिन कुछ काम ज्यादा आ गया था तो मैं उस दिन ऑफिस में ही रुक गया था। अच्छा मयूर, उस दिन ऑफिस में कोई ऐसी खास घटना हुई थी? जी, मुझे अपना काम करते करते ऑफिस में कुछ ज्यादा देर हो गई थी। लगभग सभी लोग ऑफिस से जा चुके थे। उसके बाद नहीं, कोई जरूरत नहीं ऑफिस से घर पे आने की। मैं अपनी चीजों पर तुम्हारा साया भी पड़ने देना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आखिरी बार। ओके ठीक है, मट के बंगले पर आ जाओ 3 साढ़े 3 बजे। चाबियां तो तुम्हारे पास भी हैं। रुपेश ने बहुत कोशिश की कि मामला कोर्ट के बाहर म्यूचुअली सेटल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी पत्नी रेणुका मानने के लिए तैयार ही नहीं। मामले को हाथ से निकलता देख रुपेश जी ने हमेशा के लिए रेणुका जी की जबान खामोश कर दी। मैंने मिलने के लिए नहीं बुलाया था उसे, उसने मुझे बुलाया था और मैंने ये खून नहीं किया। देखिए बजाज साहब, आपको 12 ताकीद की जा चुकी है, इल्तिजा की जा चुकी है कि आप तभी जवाब दें जब आपसे पूछा जाए। मैं बोलूं अगर आपको आपत्ति ना हो। जी प्लीज प्लीज। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय, ये जो 2 और 2 को जोड़कर 5 बना रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। रुपेश जी के विवाह विच्छेद का केस अदालत में चल रहा था, कुछ ही दिनों में परिणाम आने वाला था। इस मोड़ तक पहुंचकर वो अपनी पत्नी की हत्या क्यों करेंगे? अगर अपनी पत्नी की हत्या करनी होती तो पहले ही कर देते। जनाब केडी साहब, इसका भी जवाब है मेरे पास। मैंने अभी अभी अदालत को बताया और पहले भी बता चुका हूं कि इन्होंने 12 ये कोशिश की कि अपनी पत्नी से सुलह कर लें, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था। मामले को उलझते देख योर ऑनर, बजाज साहब ने अपनी पत्नी को खत्म करने के लिए बहुत ही घटिया तरीके का इस्तेमाल किया। कुरैशी साहब, एक बात बताइए जी, क्या मेरे मुवक्किल के मुख पर मूर्ख लिखा हुआ है? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर इन्हें हत्या करनी होती तो ये क्यों अपनी पत्नी को अपने ही घर बुलाते, उनकी हत्या अपनी ही लाइसेंस रिवॉल्वर से करते ताकि सारे साक्ष्य इनके विरुद्ध संकेत दें। लेकिन अक्लमंद लोग ही कभी कभी बेवकूफाना हरकत किया करते हैं केडी साहब। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास 2 बड़े पुख्ता सबूत हैं जनाब। अदालत से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 ऐसे गवाहों को मैं बुलाना चाहूंगा जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद थे जहां बजाज साहब अपनी बीवी का कत्ल कर रहे थे। पहले गवाह संतोष कुमार। सर, वो मैं बंगले के बाहर बस स्टॉप पर खड़ा था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। टफी मेरे को उस तरफ लेकर गया और इसी हड़बड़ाहट में मैं उस आदमी से टकरा गया। संतोष, कुछ याद आता है कैसा था वो आदमी? मतलब उसका शरीर, क्या बनावट, क्या कैसा था? जी हाँ, वो हट्टा कट्टा था। योर ऑनर, इनके विवरण के अनुसार तो वो व्यक्ति मैं भी हो सकता था। हट्टे कट्टे सैकड़ों लोग हैं इस शहर, कोई भी हो सकता था। वेल केडी साहब, मेरे पास एक और भी सबूत है। एक मिनट संतोष, जब तुम उनसे टकराए हट्टे कट्टे आदमी से, उसने क्या पहना हुआ था? कहीं कोई बात याद आती है कि क्या था उसके शरीर पर? जी, वो उस दिन, हाँ, उन्होंने सूट पहना हुआ था। जस्ट ए मोमेंट। ये देखो, इसे छूकर बताओ, क्या ये वही कपड़ा है जो उस दिन उस आदमी ने पहना हुआ था? जी हाँ, यही कपड़ा था। यकीनन? जी हाँ, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, लेकिन एक बार कुछ सुन लिया, सूंघ लिया और महसूस की हुई किसी भी चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। रुपेश जी, आप ही का सूट है ना? जी पर उस दिन भी आपने यही सूट पहना हुआ था जिस दिन आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया था? यस योर ऑनर, फिर से बहुत ही कमजोर दलील। इस कपड़े के थान में से ऐसे सैकड़ों सूट बने होंगे। जी केडी साहब, एक और पुख्ता सबूत है मेरे पास। संतोष, तुमने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने खास तरह की परफ्यूम लगाई हुई थी। क्या परफ्यूम थी? जी हाँ,
एंजल परफ्यूम का एक्वा फ्रेश वर्जन था वो। जज साहब, अब मैं लीजा से कुछ सवाल करना चाहूंगा। लीजा, ये रुपेश जी को एक अजीब आदत है। तुम तो इनके साथ काम करती हो, तुम्हें तो पता होगा ये परफ्यूम के बारे में कुछ अजीब सी आदत है इनकी। जी, एक्चुअली रुपेश सर को भूलने की आदत है। कभी कभी एब्सेंट माइंडेडली वो अपनी बीवी का परफ्यूम लगाकर ऑफिस आ जाते थे। योर ऑनर, एक हट्टा कट्टा आदमी ऐसा ही, मेरा मतलब है वैसा ही मटेरियल पहने हुए, वैसा ही परफ्यूम लगाए हुए इन्हीं के बंगले से खून करके भागता है। ये कोइंसिडेंस की कुछ ज्यादती नहीं हो गई? थैंक यू वेरी मच लीजा, थैंक्स अ लॉट। योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहब को आपत्ति नहीं है तो मैं संतोष जी को एक बार कटघरे में बुलाकर उनसे प्रश्न करना चाहूंगा। अनुमति है। तो संतोष जी बताइए कि ये जो सुगंध को पहचानने का हुनर है, ये कैसे प्राप्त किया? वकील साहब एक बात बोलूं? बताइए ना। मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी बेटी तो एक कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती है, इसलिए मुझे परफ्यूम की अच्छी समझ है। अच्छा, राइट राइट राइट, रुकिए जरा, मैं आता हूं। ये सूंघकर पहचान के देखिए, ये वही है जो उस दिन उस व्यक्ति ने लगाया था जो आपसे टकराया था? वकील साहब, आप ना मुझे फंसा रहे हैं। ये वो नहीं है, ये तो कूल कंफर्ट का हॉट एंड स्पाइसी वाला परफ्यूम है। अरे क्षमा कीजिएगा, भूल हो गई मुझसे। ये वाला है, देखिए, ये वाला ही है ना? ये भी नहीं है जी, ये एक्वा फ्रेश वर्जन ही है, लेकिन दूसरी कंपनी का है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि संतोष जी सुगंध भली भांति पहचान सकते हैं, किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि मेरे मुवक्किल हत्या के दिन घटनास्थल पर थे। मैं नहीं था योर ऑनर, मैं वहां नहीं था। जब ये हादसा हुआ तब मैं होटल सी व्यू में था। होटल सी व्यू? कोई सबूत है आपके पास? हाँ है। उस वक्त मैं अपने भतीजे अभय के साथ वहां पर था, आप उससे पूछ सकते हैं। बल्कि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तब मैं वहीं था। ये सच कह रहे हैं, ये उस दिन मेरे साथ होटल में ही थे। अभय, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि उस दिन 3 से 3:30 बजे के दरमियान तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ होटल के कमरे में थे या नहीं? वो एक्चुअली उस दिन मेरे को मेरी फ्रेंड का फोन आया था, तो 2:30-3 बजे के करीब मैं उससे मिलने चला गया। उस टाइम अंकल रूम में अकेले थे। जैसे मैंने कहा था योर ऑनर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभय के जाने के बाद मिस्टर रुपेश होटल के कमरे में थे या नहीं। हो सकता है कि चुपके से अपने बंगले में जाकर अपनी पत्नी का खून करके वापस होटल के कमरे में आ गए। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है योर ऑनर कि इनका बंगला होटल सी व्यू से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। योर ऑनर, अगर मेरे पास रुपेश जी के उस होटल के कमरे में होने का कोई सबूत नहीं, तो अभियोग पक्ष के पास भी इनके घटनास्थल पर होने का कोई सबूत नहीं। सबूत है केडी साहब मेरे पास। योर ऑनर, मैं अपने अगले चश्मदीद गवाह कमलेश प्रधान, जो गूंगे और बहरे हैं, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? योर ऑनर, ये मिस प्रतीक्षा है, इंटरप्रेटर। कमलेश की साइन लैंग्वेज अदालत को समझाएंगी। प्रतीक्षा जी, पूछिए जरा, उस दिन इन्होंने क्या देखा? मैं घर जा रहा था और मेरे शूज की लेस खुल गई थी। योर ऑनर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने हत्यारे को देखते ही पहचान लिया तो फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं?
मैं जब जूते की लेस बांध रहा था तब मैंने बंगलों के अंदर एक आदमी को जाते हुए देखा, सूट पहने हुए। फिर मैंने अपने जूते की लेस बांधी और वहाँ से चला गया। योर ऑनर, ये सारा का सारा हादसा लगभग 2 मिनट के भीतर हुआ। कमलेश ने इन्हें बंगले के अंदर जाते हुए देखा। वो पलटकर जाने लगा कि तभी गन फायर हुआ और वहां मौजूद रेणुका जी की गोली लगने से मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर संतोष बंगले के अंदर भागा। भागते हुए खूनी से टकराया जो भाग रहा। योर ऑनर, कहानी अच्छी है। कहानी की पुष्टि करने के लिए मैं इंस्पेक्टर यादव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इंस्पेक्टर यादव, क्या रुपेश जी का चित्र दिखाते ही कमलेश जी ने पहचान लिया था उन्हें? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपने स्केच क्यों नहीं बनवाया? आपने चित्र मिलने की प्रतीक्षा क्यों की? जी, हमने प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करी, बल्कि तुरंत स्केच आर्टिस्ट को हम बुलाए और स्केच बनवाने लगे। तो कभी नाक लंबी हो जाती थी, कभी बाल छोटे हो जाते थे, तो स्केच बन नहीं पाया। स्केच बन नहीं पाया या कमलेश जी स्केच बना नहीं पाए? दरअसल वो विवरण सही से नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से वो स्केच। समझ गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जो विवरण कमलेश जी दे रहे थे वो उचित नहीं था, जबकि कमलेश जी कह चुके हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से हत्यारे को देखा, किंतु वो विवरण देकर उनका स्केच नहीं बना। प्रश्न ये उठता है कि चित्र को देखकर जो पहचान उन्होंने की है उस पर कैसे विश्वास किया जाए। आपकी अनुमति हो तो मैं कमलेश जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। प्रतीक्षा जी, इनसे पूछिए कि चित्र देखकर जो इन्होंने हत्यारे की पहचान की थी उस पर हम विश्वास क्यों करें? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है और ये वही है। अच्छा, इनसे पूछिए कि इन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था उस दिन इन्हें ही? हाँ। इन्होंने देखा था कि उस दिन वो व्यक्ति चश्मे पहने हुआ था कि नहीं? तो किस प्रकार के चश्मे पहने थे उस व्यक्ति ने? बड़ा चश्मा था और उसमें फ्रेम नहीं था। धन्यवाद, आप बैठिए। योर ऑनर, इस घटना को मैं अभी एक आकृति के द्वारा समझाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, ये रुपेश जी का बंगला है। ये बंगले का मेन गेट, बंगले के मेन गेट के पास बस स्टॉप है जहां पर संतोष जी खड़े थे अपने कुत्ते के साथ। कमलेश जी यहां से आ रहे थे और संभवतः इसी गेट से उन्होंने हत्यारे को अंदर जाते देखा। कमलेश जी ने यहां अपने जूते के फीते बांधे। इसी समय संतोष जी जो यहां खड़े थे उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। मुख्य द्वार से उन्होंने प्रवेश किया और यहां पर कहीं वो हत्यारे से टकराए। अंदर जाते ही उन्हें लाश प्राप्त हुई और उन्होंने शोर मचाकर बाकी लोगों को बुलाया। कमलेश जी भी पीछे पीछे बंगले के अंदर आ गए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक, ये सब हम सुन चुके हैं। इसे दोहराकर आप क्या बताना चाहते हैं? प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये पूरी घटना 2 मिनट के अंदर घटी। हत्यारा अंदर गया, रेणुका जी की हत्या की, वहां से भागते हुए संतोष से टकराया और फिर वहां से भाग गया। इस समय में चश्मे कब बदले हत्यारे ने? चश्मा? ये चश्मा कहां से आ गया? यही प्रश्न तो मैं संतोष जी से करना चाहता हूँ। आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। संतोश जी, अपने कथन में आपने कहा था कि जैसे ही आपने बंगले के मुख्य द्वार से प्रवेश किया आपसे हत्यारा टकराया, जिसके कारण आप नीचे गिर गए। कुछ समय तक हत्यारे का चश्मा आपके हाथ में आया था।
भाई साहब, ये आपका चश्मा ये गिर गया था यहाँ। ओ भाई साहब, आपके कथन में आपने ये भी कहा था कि आप देख नहीं पाते, किंतु जिस चीज को एक बार आप महसूस कर लेते हैं, छू लेते हैं, उसे आप याद रखते हैं। जी बताइए, वो चश्मा कैसा था? आकार प्रकार कैसा था? जी, वो बड़े साइज का था, वो चौकोर होता है ना, वैसा। बड़े साइज का चौकोर चश्मा। जी धन्यवाद, बैठिए। योर ऑनर, दोनों गवाहों के कथन के बाद ऐसा लग रहा है कि या तो कमलेश जी ने किसी और ही व्यक्ति का वर्णन दिया है, उन्होंने ठीक से हत्यारे को देखा नहीं, या दोनों अलग अलग व्यक्तियों का वर्णन दे रहे हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? इनके जैसा सूट, इनके जैसा लेडीज परफ्यूम कोई और पहन कर आया था? ये तो मैं नहीं जानता योर ऑनर, किंतु इतना जानता हूं कि हत्यारा जो भी है बड़ा शातिर है। एक ही बार में उसने रेणुका जी और रुपेश जी दोनों से अपनी दुश्मनी निकाल ली। रेणुका जी की हत्या कर दी और उस आरोप रुपेश जी को फंसा दिया। मुझे संदेह है यार कि ये रुपेश जी के निकट का ही कोई व्यक्ति है, ना इनके बंदूक तक कैसे पहुंचता। रुपेश जी, आप ही बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आदतों के बारे में जानता हो, जिसे आपकी दिनचर्या योजनाओं के बारे में जानकारी रही? कौन हो सकता है ऐसा आपके निकट का? इस शहर में तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मेरा भतीजा अभय और नम्रता है बस। और ऑफिस में सुनील पुरी मेरे करीबी है। सुनील पुरी जी, अच्छा। और रेणुका जी के निकट का कोई व्यक्ति, संबंधी, सहेली, मित्र? उसका कोई नहीं था। इनफैक्ट वो कभी अपने परिवार के बारे में कोई बात भी नहीं करती थी। मुझे तभी शक हो जाना चाहिए था। प्यार में ऐसा अंधा हो गया कि सही गलत की समझ ही नहीं। योर लॉर्डशिप, केडी साहब अभी तक किसी और को शक के दायरे में नहीं ला सके हैं और रुपेश को भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। तो फिलहाल रेणुका के कत्ल का आरोपी हम रुपेश को ही मानेंगे। केडी साहब अभी तक किसी और को शक के दायरे में नहीं ला सके हैं और रुपेश को भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। तो फिलहाल रेणुका के कत्ल का आरोपी हम रुपेश को ही मानेंगे। केस की पेचीदगी को समझते हुए यह अदालत मिस्टर पाठक को सबूत इकट्ठा करने के लिए 2 दिन का वक्त देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। इस केस की कोई खोई हुई कड़ी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, मिल नहीं रही। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने रुपेश की तरह कपड़े पहने, या तो उसका कोट या वैसे ही कपड़े से बना कोट, लेडीज परफ्यूम भी लगाया। इतनी डिटेलिंग कौन कर सकता है? तो एक काम कर, रुपेश के जीवन के हर पहलू के बारे में पता लगा, उसके जीवन का ब्यौरा निकाल। करना पड़ेगा कि रेणुका जी की मृत्यु से ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको लाभ होता। हाय, मेरा नाम वरुण है। मैं मिस्टर केडी पाठक असिस्टेंट। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ऑफिस की हर चीज़ चेक करनी है। जी बिल्कुल, ये सर का केबिन है, आप जो चाहे चेक कर सकते हैं। आइए प्लीज़। थैंक यू।
तो उनकी बंदूक यहाँ रहती थी? जी। इसे लॉक करके नहीं रखते थे? अभी भी खुला हुआ? जी नहीं। ओह, सर का पेन। नाइस पेन। सर ये लीजिए। इस लिस्ट में सारे ऊपर से नीचे तक हर कर्मचारी के नाम और नंबर है। जी, सारे के सारे। अच्छा मिस्टर पुरी, मुझे एक बात बताइए, ऑफिस में वो कौन लोग थे जो मिस्टर बजाज की दिनचर्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे? मेरा मतलब ये है कि वो कब आते थे, कब जाते थे, किससे मिलते थे, कौन से डोर में क्या कहाँ रखते थे? सर, किसी एक व्यक्ति के बारे में इशारा करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिस्टर बजाज कभी भी किसी चीज़ को कहीं भी रखकर भूल जाते थे, इसलिए सारे ड्रॉवर्स खुले रहते हैं। एक चीज़ को ढूंढने के लिए 10 जगह चेक करना पड़ता है। अब इसे ही देखिए ना, ये सब होने के 2 दिन पहले ही मिस्टर बजाज पूरी ऑफिस पर चिल्लाने लगे कि उनका पेन कहाँ गया। दरअसल ये पेन बहुत महंगा है, उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रेजेंट किया था, और देखिए ये मिला भी तो सर के ड्रॉवर में। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी चीज़ तक ऑफिस का कोई भी इंसान बहुत आसानी से पहुंच सकता था? जी। अच्छा, ऑफिस में कोई ऐसा इंसान जो उन्हें नापसंद करता था? मेरा मतलब मिस्टर बजाज ने किसी पर चिल्लाया हो या डांटा हो, कोई इंसान जो नाराज हो, उनसे बदला लेना चाहता हो? मेरा मतलब मिस्टर बजाज ने किसी पर चिल्लाया हो या डांटा हो, कोई इंसान जो नाराज हो, उनसे बदला लेना चाहता हो? बिल्कुल नहीं सर, मिस्टर बजाज कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश ही नहीं आए। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी कर्मचारी इस कंपनी को ज्वाइन किए हैं, आज तक वो यहीं टिके हुए हैं। ऐसे बॉस इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं? आइए आइए संतोष जी, आइए बैठिए। जी बिठाओ। जी धन्यवाद। देखिए ना, आज कितना शांत है ये। उस दिन अदालत में पता नहीं इसे क्या हो गया था। अदालत में इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर चौंक गया होगा। जी शायद। हाँ संतोष जी, यहाँ आने का आभार मानता हूँ मैं आपका। बताइए, आप तो उस दिन घटनास्थल पर थे, बाकी बातें तो आप अदालत में बता ही चुके हैं। कोई ऐसी बात जो आपको याद ना रही हो, स्मरण ना रहा हो, सोच के बताइए। जी तभी भागा, और मैं भी उसके साथ साथ बंगले की तरफ भागा। तभी एक आदमी मुझसे टकराया और उसका चश्मा मेरे हाथ में आया। मैंने उस आदमी को उसका चश्मा लौटाया और मैं लाश की तरफ चला गया। ये सारी बातें तो आप अदालत में कह चुके हैं। मैं पूछ रहा था कि इनके अतिरिक्त अगर बात कोई घटना घटी हो, कोई वाहन गया हो। जी हाँ, मैंने एक आवाज सुनी थी। कहाँ? बंगले के अंदर से? जी हाँ, मैं जिस वक्त बस स्टॉप पर खड़ा था ना, उसी वक्त वो आवाज बंगले के अंदर से आई थी, और वो किसी औरत की आवाज थी। महिला की आवाज? क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ बोल रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती? जी। या सकता? जी नहीं, आई एम श्योर, मैंने सुना था अपने कानों से। वो कह रही थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। संभवतः ये आवाज रेणुका जी की रही होगी। सब ठीक हो गया, अब रुपेश को कोई भी नहीं बचा सकता। वो टॉप का वकील केडी पाठक भी नहीं। हम जिस आदमी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आदमी नहीं, औरत है। तो संतोष जी के अनुसार उन्होंने संभवतः रेणुका को ये कहते सुना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है वरुण, कि वहां बंगले के अंदर कोई पुरुष नहीं था, महिला थी।
संभवतः यही वो खोई हुई कड़ी है जिसे हम ढूंढ रहे थे।